आके जज्बात लिपट जाते हैं, कलम से मेरी आके जज्बात लिपट जाते हैं, घर परिवार रिश्ते नातों के किरदार लिपट जाते हैं, कभी खुशी कभी गम के सारे लम्हात लिपट जाते हैं, कुछ भी छूटता नहीं है मेरी कलम से, सतरंगी जीवन के सारे एहसास लिपट जाते हैं। आज के कार्यक्रम में एक ऐसी ही कलमकार से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनके समूचे साहित्य सृजन का ताना बाना घर परिवार और रिश्ते नातों के इर्द गिर्द घूमता है। आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी साहित्यकार से जिन्होंने अपना समूचा साहित्य सृजन ही रिश्तों को समर्पित कर दिया। आइए मिलते हैं डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव से। डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आपने बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं साहित्य के क्षेत्र में। आपको बहुत सारे पुरस्कारों में से कुछ अखिल भारतीय पुरस्कार हैं और राज्य स्तरीय पुरस्कारों से भी आपको नवाजा गया है। आपको चंद्रधर शर्मा बुलेरी सम्मान, अमृता प्रीतम साहित्य रत्न सम्मान और मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान से भी नवाजा गया है। मैम, आपकी साहित्य यात्रा बहुत लंबी रही है। आपने साहित्य पढ़ाया भी है, आप प्रोफेसर भी रहे हैं। खासकर साहित्य सृजन में घर परिवार और रिश्तों को शामिल करना या अपना विषय इन्हीं के इर्द गिर्द बोलना आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि ऐसा है कि कोई लेखक जब लेखनी चलाता है तो वो अपने इर्द गिर्द जो आसपास परिवेश उसका होता है उस पर चलाता है। जो भी है तो घर परिवार से तो हम जुड़े हुए हैं। ये घर परिवार एक ऐसा है जो समाज भी से बनता है। परिवार है तो समाज है, समाज है तो देश है, फिर राष्ट्र है। तो ये कड़ी जुड़ी हुई है आपस में, ये अलग नहीं है। तो हम लोग जब कोई भी समस्या देखते हैं, परिवार की देखते हैं, तो परिवार की समस्या नहीं होती है, वो पूरे समाज की समस्या होती है। तो एक तरह से कहीं परिवार में हम कोई घटना देखते हैं, कोई व्यथा देखते हैं, कोई संघर्ष देखते हैं, कोई विषमता देखते हैं, तो हमारा हृदय जो है उद्वेलित हो जाता है और कलम जो है वो अपने आप ही उठ जाती है। और जो गहन अनुभूति हमने की है उसे शब्दों में उतारने के लिए हम उत्सुक हो जाते हैं। लेकिन उसके बिना तो हमारा मन में इतना नींद भी हमारी उड़ जाती है कि हमारे हृदय की जो व्यथा है जो हमने देखी है वो हम अपनी किताब में अपने कागज पर उतार सकते हैं। और मैम, आपने बहुत सारा साहित्य सृजन किया है और साहित्य की लगभग सभी विधाओं में आपने लिखा है, चाहे कहानी हो या नाटक हो, व्यंग हो या फिर कविताएं। आपकी कहानी संग्रह की हम बात करना चाहेंगे। खासकर रिश्तों को आपने बहुत बारीकी से अपनी कहानियों में उकेरा है। तो कहानी संग्रह आपके कई प्रकाशित हुए हैं, 10 से ज़्यादा पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। कहानियों के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से आपने रिश्तों को बारीकी से समझा और क्या कहती है आपकी कलम की नज़र? और देखिए, कहानी की आप बात कर रही हैं, कहानी किताब की, तो अभी मेरी हाल में ही एक कहानी 1 जुलाई को प्रकाशित हुई है। तो वो मतलब जो कहानी की किताब है मेरी, वो कहानी संग्रह है, ये किताब है कहानी संग्रह का। ये 1 जुलाई प्रकाशित हुआ है शायद जी। और ये जो शायद जो है ये कहानी बहुत ही मार्मिक है और अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में इसने जो है द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तो मैंने जो इसमें 17 कहानियाँ हैं जिसमें, और 17 कहानियों में ये जो टाइटल मैंने डाला है इसीलिए शायद। तो ये शायद भी वही परिवार की कहानी, इसमें 17 कहानी जितनी है वो सब परिवार की कहानी है, घर की कहानी है, रिश्तों की कहानी है, आपसी संबंधों की कहानी है और जो हमारे परिवार में मानवीय मूल्य अब जो विघटित हो रहे हैं तो उसके विषय में भी इसमें लिखा। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आपके जो कथानक रहे हैं, कहानी का चाहे किरदार हो चाहे कथानक हो, कहीं ना कहीं घर परिवार से जुड़े हुए हैं। तो इसको आप कैसे ढूंढते हैं? आसपास से किरदार मिलते हैं आपको या फिर कल्पना से आप अपने किरदार चुनती हैं? ये किरदार तो हम लोग एक तरह से आसपास से ही देखते हैं जी। और वो जो यथार्थ, मैंने यथार्थ पर बहुत कहानियाँ लिखी हैं, तो यथार्थ समाज का जो यथार्थ है, जो परिवार में हम देख रहे हैं बिल्कुल, और फिर वही है कि वो देख कर तो हमें फिर उन्हें शब्द देना ही है, जो हमें अनुभूति हुई है तो वो अनुभूति को हम दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, पूरे समाज तक। और पूरे समाज तक हम तभी पहुंचाएंगे, हमारी एक तरह से ये समझ लीजिए कि हमारी बात जो इसमें होती है कहानी में, वो एक तरह से हमसे निकलकर पाठकों के हृदय तक पहुँचती है। और वही हमारा प्रयास होता है कि हम जो कुछ कहना चाहते हैं वो पाठकों तो
पाठकों को पहुंचा सकें बिल्कुल। और गहराई तक एकदम ऐसा लगे उन्हें कि हाँ, जो समस्या हमने कहानी में की है वो बिल्कुल पात्र के साथ चलती है, बिल्कुल। जिसे हिंदी साहित्य में साधारण कर देते हैं। जी। तो वो स्थिति हम लाते हैं, अपने उसमें कोशिश करते हैं, ऐसा प्रयास करते हैं। अनिता जी कहते भी हैं कि साहित्य समाज का आईना होता है और कई बार साहित्य के जरिए बदलाव भी होता है। आपका एक नाटक संग्रह साहिल के उस पार वो भी प्रकाशित हुआ है और बहुत चर्चित, आपके नाटक बहुत चर्चित भी रहे हैं, मंचन भी हुआ है उनका और आकाशवाणी से उनका प्रसारण भी हुआ है। हम जानना चाहेंगे साहिल के उस पार में आपने एक बहुत ही ज्वलंत समस्या विधवा विवाह को आपने बहुत तवज्जो दी और उस पर काफ़ी अच्छा लेखन किया, उसके बारे में जानना चाहेंगे वो कैसे आपने चुना विषय? साहिल के उस पार मेरा तीसरा नाटक है जो 1998 में चूरू आकाशवाणी से प्रसारित है। और जैसा कि आपने बताया है, ये अभी विधवा पुनर्विवाह की बात इसमें उठाई गई है इसमें, और ये इतना मतलब उन्हें अच्छा लगा था चूरू आकाशवाणी वाले निदेशक को कि उन्होंने इसमें जो ससुर की भूमिका है उन्होंने खुद निभाई कि भाई इसमें ससुर की भूमिका जो है मैं निभाऊंगा। तो कथावस्तु तो हम भाई आसपास से ही हम निकालते हैं, वहीं से लेते हैं ताकि यथार्थ उसमें आए। तो ये जो साहिल के उस पार है ये विधवा की कहानी है और प्रायः क्या होता है कि 5 दृश्य में हमने इस नाटक को किया है और प्रायः ये होता है कि विधवा के लिए कहते हैं कि अशुभ है, बिल्कुल अपशकुन है, इस तरह की मानसिकता। हाँ, ये संकीर्ण मानसिकता जो समाज की है वो हमारे घर परिवार में किसी न किसी किरदार के उसमें देखने को मिलती है। बिल्कुल। तो इसमें जो 2 पात्र मनोहर माया है, इनका इकलौता पुत्र है जो एक्सीडेंट में मर जाता है। जी। तो बहू जो है वो शिल्पा है। अब वो शिल्पा जो है उसका बहुत घर पे ध्यान रखती है, बाहर भी जॉब कर रही है, घर भी संभाल रही है, लेकिन सास को ये लगता है कि ये तो अशुभ है। तो इस तरह से वो मतलब कोई ना कोई ताना मारती रहती है। जी। तो साहिल के उस पार में जो मनोहर है, जो ससुर है, उनको बहुत बहू की चिंता रहती है कि भाई ठीक है, अब एक्सीडेंट में बेटा मरा था तो उनको भी बहुत चोट आई थी और उनकी ये स्थिति हो गई थी कि वो व्हील चेयर पे आ गए थे। अब वो हिल डुल नहीं सकते थे, कोई जॉब नहीं कर सकते थे, तो सारा कुछ शिल्पा ही संभाल रही थी, वही देख रही थी, सारा बाहर ऑफिस का भी काम, घर का भी। तो मनोहर जब बीमार पड़े तो उनको ये चिंता रही कि बहू का क्या होगा, अगर मुझे कुछ हो गया, जो मतलब मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो ये बहू, ये तो अकेली, इसका क्या होगा, इसके लिए तो सारा जीवन पड़ा है। तो वहीं पर वो एकदम से अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैंने एक निर्णय लिया है। तो माया तो बहू को अशुभ और ये सब कहती रहती मानसिकता, तो हाँ, वो मानसिकता उसकी वो है। तो वो कहती है क्या निर्णय लिया है? तो मनोहर कहते हैं कि मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं बहू का कन्यादान करूँगा। तो मतलब इस तरह से उनके विचार होते हैं, और केवल विचार होते नहीं बल्कि जो शिल्पा के ऑफिस में एक सहकर्मी होता है वो जब बीमारी में उनसे मिलने आता है तो वो उनकी यही इच्छा, मतलब वो अपनी प्रकट करते हैं। कहने का मतलब आपने जो सामाजिक बदलाव की भी एक शुरुआत अपने नाटकों के जरिए, अपने साहित्य के जरिए की ताकि समाज में चेतना आए और थोड़ा सा जो एक संकीर्ण मानसिकता की जो सोच है उसमें बदलाव आए। हाँ, उसमें बदलाव आए। डॉक्टर अनीता जी, आपका साहित्य संग्रह इतना है, आपका साहित्य सृजन इतना है कि हम शायद हम पूरा पे चर्चा न कर पाए, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, आपने काव्य संग्रह भी लिखा है बिखरे मोती, और उसमें भी अलग अलग तरह की कविताएं, गजल आपने लिखी हैं। आपसे जानना चाहेंगे ये अनुभव कैसा रहा, और खासकर आपने रिश्तों पर भी कविताएं लिखी हैं। हाँ, रिश्तों पर भी मैंने कविताएं लिखी, प्रायः रिश्तों पर, परिवार पे, संबंधों हम पर सुनना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक कविता आपको इसमें वो सुनाना चाहती हूँ कि एक वृद्धा है, माँ है जो वृद्धावस्था में है और उसका बेटा कह लीजिए, बहू तो है ही शामिल, वो उसे एक ऐसी कोठरी में रखते हैं जहाँ फालतू सामान है। अब उसकी क्या प्रतिक्रिया है, उसकी क्या है, तो वो सुनना चाहिए। हाँ, वो मैं बताऊंगी कि वो जो महसूस कर रही है। और यही वो बात है कि आपने इतनी बारीकी से रिश्तों को आपने पिरोया है अपनी कविताओं में, अपने साहित्य में, कि जो भी पढ़ता है आपका साहित्य या कविताएं सुनता है तो उनको लगता है ये अपनी सी है, तो वो एक अपनापन आपके साहित्य में है। हम सुनना चाहेंगे। तो उसके जो विचार है माँ के, वो कह रही है, आज मैं तेरे घर में एक फालतू सामान हूँ, आज मैं तेरे घर में एक फालतू सामान हूँ, आज मैं तेरे घर में एक अजनबी अनजान हूँ।
लेकिन कल जब तू पैदा हुआ था, लेकिन कल जब तू पैदा हुआ था, तेरी नरम नरम उंगलियों को जब मैंने पहली बार छुआ था, तेरी नरम नरम उंगलियों को जब मैंने पहली बार छुआ था, तब मरकर भी जी गई थी मैं, तब मरकर भी जी गई थी मैं, ममता का ढेर सा अमृत पल भर में पी गई थी मैं। तू इतना छोटा था कुछ करने से लाचार था, तू इतना छोटा था कुछ करने से लाचार था, तेरे लिए तब अजनबी संसार था। तुझे मेरे बच्चे अपने सीने से लगाया मैंने, तुझे मेरे बच्चे अपने सीने से लगाया मैंने, तुझे अपने आंचल में छुपा कर हर धूप से बचाया मैंने। आज तू बहुत बड़ा हो गया, आज तू बहुत बड़ा हो गया, अपने पैरों पर खड़ा हो गया, और आज मैं तेरे घर में बेहद लाचार इंसान हूँ, आज मैं तेरे घर में एक फालतू सामान हूँ। मैंने दी तुझे चाहत, तूने दी मुझे कड़वाहट, मैंने दिखाई तुझे राह, पर तूने किया एक गुनाह। जब मुझे तेरी जरूरत पड़ी, तूने तोड़ दी रिश्तों की हर कड़ी। आज मैं तेरा दिया जख्म अपने ही आंसुओं से धोती, आज मैं तेरा दिया जख्म अपने ही आंसुओं से धोती हूँ। तेरे इस गुनाह को फिर भी मैं माफ करती हूँ। जब भी मैं मरूंगी तेरे लिए यही दुआ करूंगी, जब भी मैं मरूंगी तेरे लिए यही दुआ करूंगी। मैं रहूं ना रहूं लेकिन मेरी ये बात रहे, तू सलामत रहे जब तक ये कायनात रहे, तू सलामत रहे जब तक ये कायनात रहे। आज मैं तेरे घर में कुछ ही दिन की मेहमान। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही मार्मिक कविता मैम, रोंगटे खड़े करने वाली ये कविता है, बहुत मार्मिक। फिलहाल कार्यक्रम में एक अंतराल का समय है, हम आपके साहित्य सृजन पर लगातार बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल समय है कार्यक्रम में अंतराल।